नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन के चैनल पर। पिछले क्लास में हमने चर्चित स्थल देखे थे, भारत के प्रमुख चर्चित स्थलों का चर्चा किया था हमने, और उसमें शेष रह गया था अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की चर्चा हमने नहीं की थी, तो उसको आज के वीडियो के एंड में देखेंगे। अभी जो टॉपिक है हमारा चर्चित व्यक्तित्व, उसको प्रारंभ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो चर्चित व्यक्तित्व में पहला नाम जो है वह है जस्टिस अभय मनोहर सप्रे। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। पहला नाम क्या है? जस्टिस अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे हैं। तो आखिर ये क्यों चर्चा में रहे, किस वजह से हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है, या इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है, या इनके ऊपर ऐसा कौन सा कार्य किया गया है, या कोई प्रभार दिया गया है जिसकी वजह से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जस्टिस ए.एम. सप्रे, जस्टिस ए.एम. सप्रे, इन्हें जो चर्चित रहा अडानी मामला, एक चर्चित मामला रहा है, तो इस पर इसकी जांच के लिए अडानी मामला की जांच की जो कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी गठित की गई है। क्या कमेटी? जांच कमेटी। तो इस जांच कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, जस्टिस ए.एम. सप्रे का नियुक्ति किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं अडानी मामला क्या है। तो अडानी मामला हिंडनबर्ग आपने कंपनी का नाम सुना होगा, अमेरिकी कंपनी है, जांच एजेंसी है कहा जाए तो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई फरवरी 2023 में कि यह जो कंपनी है अडानी समूह, यहाँ भी समूह कर लीजिएगा, केवल अडानी नहीं, अडानी समूह मामला है। ठीक है, अर्थात कंपनी का मामला है। तो अडानी समूह ने क्या किया, इस रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं कि अडानी समूह ने इसके अनुसार अपना जो वित्तीय स्टॉक में अपने प्रॉफिट को 85% अधिक बताया था। 85% अधिक बताने का उनका उद्देश्य यह था कि अधिक लाभ को देखकर अधिक से अधिक लोग जुड़ें ताकि उन्हें और अधिक लाभ हो। तो इस प्रकार का आरोप लगाया था किसने? हिंडनबर्ग ने, जो एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी वित्तीय जांच कंपनी है। ठीक है, कौन? हिंडनबर्ग। तो इसी ने रिपोर्ट दिया था कि अडानी मामला या अडानी समूह ने क्या किया, 85% से ज़्यादा, मतलब जो भी वित्तीय स्टॉक थे उसमें अपना प्रॉफिट कितना दिखा दिया, 85% से अधिक दिखाया, जो कि सही नहीं था। इसलिए यह आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने, जिसकी जांच जो कमेटी गठित की गई उसके अध्यक्ष के रूप में जस्टिस ए.एम. सप्रे जी की नियुक्ति की गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, इन्हें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ये अभी वर्तमान भारत के 50वें क्या हैं? 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनकी नियुक्ति कब हुई? 9 नवंबर 2022 को, और इनका कार्यकाल कब तक है? तो 10 नवंबर 2024 तक है। अर्थात इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक है। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ इनका। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इनके पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ अर्थात यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनके पिता थे, जो भारत के 16वें क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 16वें क्रम के वाई.वी. चंद्रचूड़ जो इनके पिता थे। और इनके बारे में खास बात यह है कि इनका 7 वर्ष का कार्यकाल था। कार्यकाल कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का कार्यकाल था, जो अब तक क्या है? सर्वाधिक कार्यकाल है। अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल है सीजीआई के मामले में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मामले में क्या है? सर्वाधिक कार्यकाल है 7 वर्ष का अभी तक का। तो ये हुए 50वें और ये 16वें थे। तो 50वां हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पास 49वें कौन थे? अर्थात इनसे पहले कौन थे? तो उदय उमेश ललित अर्थात यू ललित। और 48वें कौन थे? 48वें एन वी रमन। ठीक है,
तो ये हो गए 50वें, 49वें, 48वें, और इनके पिता के बारे में हमने देख लिया। तो इस प्रकार यह जो टॉपिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का, उसको हमने पूरी तरह कवर कर लिया। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसी होती है या उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी शक्तियाँ क्या होती है, ठीक है, और कार्य क्या होता है, तो इन सब के बारे में आपको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब संविधान का क्लास स्टार्ट होगा तब आपको इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, अगला नाम क्या है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नाम को ऐसा जमाया गया है ताकि एक प्रकार के नाम एक जगह में रहें ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऋतुराज अवस्थी, तो इनको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये क्यों चर्चा में है, इन्होंने क्या काम किया, तो इन्हें 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, 22वें विधि आयोग का। और ये 22वां विधि आयोग फरवरी 2020 में गठित किया गया था। कब तक के लिए, केवल 3 वर्षों के लिए गठित किया गया था, ठीक है, 3 वर्षों के लिए गठित किया गया था, परंतु वर्तमान में इसकी आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसका कार्यकाल कब तक कर दिया है, 2024 तक का कर दिया है, ठीक है। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और विधि आयोग क्या होता है, तो एक आयोग, ऐसा आयोग जो विधि संबंधित अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, देश में क्या कानून होने चाहिए, और इसको बनाता कौन है, केंद्र सरकार बनाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं श्री SS दुबे की ओर, ठीक है। महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की गई है इनकी फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में नियुक्ति की गई है महालेखा नियंत्रक के रूप में, और वो भी 24वें। अब महालेखा नियंत्रक, ये तो आपका हो गया करंट अफेयर का। यही आपका यदि सिंपल सवाल पूछा जाएगा महालेखा नियंत्रक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, तो SS दुबे। लेकिन महालेखा नियंत्रक क्या होता है यह भी आपको जानना चाहिए। तो महालेखा नियंत्रक क्या होता है, केंद्र सरकार का लेखा संबंधी प्रमुख सलाहकार होता है। लेखा संबंधी मामलों में क्या होता है, प्रमुख सलाहकार होता है, और प्रमुख सलाहकार तो होता ही है। और इसके अलावा इसी के ऊपर सरकारी लेखा और खाते तैयार करने का क्या होता है, उत्तरदायित्व तो होता है इसके ऊपर, महालेखा नियंत्रक के ऊपर, जो वर्तमान में कौन है, SS दुबे है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अगला नाम है। तो लिखिए पहले, सबसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू लिख लेते हैं, फिर बता रहे हैं आपको। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक। तो ये क्या है, इनके किस पद में है वर्तमान भारत के, वर्तमान भारत के कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, अर्थात कैग, ठीक है। कंट्रोल अकाउंटेंट जनरल क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने CGA लिखा है और यहाँ CAG लिखा है, दोनों आपस में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल क्या है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इस पद का नियंत्रक एवं महानिरीक्षक का पद होगा, 148 में उल्लेख है, ठीक है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या विशेषताएं होती है, तो देखिए, एक तो इसका जो कार्यकाल होता है, उसके बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद यह क्या करता है, केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार के किसी भी पद पर सेवा नहीं दे सकते। और जब ऐसा कड़ा कानून है, ऐसा कड़ा नियम है कि आप एक सेवा के बाद दूसरी सेवा नहीं दे सकते, ना ही दूसरे कार्यकाल में आप पुनः इस पद पर आ सकते हैं, नियंत्रक एवं महानिरीक्षक दूसरी बार नहीं बन सकते, ना ही कोई और काम आप कर सकते हैं। तो इसको हटाना भी बहुत ही मुश्किल है। कैसे, इसको हटाने की प्रक्रिया कैसी है, तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया होगी। यदि इसको हटाना चाहे संसद तो कैसे हटाएगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल को हटाया जा सकता है, अन्यथा इसे हटाया नहीं जा सकता। और इसका मैंने सेवानिवृत्ति के बाद की अवस्था को बता दिया। इसका उल्लेख किस में है, संविधान के अनुच्छेद 148 में है। और वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तो ठीक है, लेकिन करंट अफेयर क्या है,
ये तो है, तो मतलब करंट कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल तो है ही, और ये सब तो पहले। करंट क्या है? तो करंट ये है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अमेरिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इससे संबंधित वैदेशिक लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये अपना करंट अफेयर है। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले जो चर्चित व्यक्ति हैं उनकी तरफ आगे देखते हैं। अगला नाम यहाँ है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, ठीक है। क्या नाम है यहाँ पास? नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। इन्हें वर्तमान में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ये संस्था है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो प्रथम महिला महानिदेशक है ये, ठीक है। अगला जो व्यक्तित्व हैं के.जी. बालाकृष्णन। तो ये क्या है? के.जी. बालाकृष्णन वर्तमान में जो आरक्षण मुद्दे से संबंधित है, परंतु धर्मांतरण से संबंधित है, ठीक है। धर्मांतरण कैसे? जो वर्तमान में धर्मांतरण हो रहा है, तो धर्मांतरण के बाद जो भी आपको आरक्षण मिलेगा या नहीं, धर्मांतरण के बाद यदि आपको ST/SC का दर्जा मिल चुका है, धर्मांतरण के बाद भी यदि आपको ST/SC का दर्जा मिलता है, तो उसके बाद आपको आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। तो उस आयोग के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये आयोग कितने सदस्यीय है? तो 3 सदस्यीय आयोग है, ठीक है। 3 सदस्यों का आयोग है जिसके अध्यक्ष है के.जी. बालाकृष्णन। तो इसमें आप इस आयोग का क्या है, लक्ष्य क्या है कि धर्मांतरण के बाद आपको आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए, इस संबंध में इन्हें 2 वर्ष के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है। 2 वर्ष के भीतर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर सरकार कोई निर्णय लेगी। तो इस प्रकार के.जी. बालाकृष्णन का भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं श्री पंकज कुमार सिंह, ठीक है। श्री पंकज कुमार सिंह, ठीक। ये क्या है? वर्तमान भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। श्री पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिस्टर अजीत डोभाल है, अर्थात अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। अब देखिए 9वां यहाँ क्या लिखा हुआ है? एयर मार्शल A.P. सिंह। तो ये वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए। वायुसेना के उप प्रमुख, एयर मार्शल मतलब वायुसेना के उप प्रमुख हैं, ठीक है। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो V.R. चौधरी है, V.R. चौधरी, ठीक है। A.P. सिंह कौन है? वायुसेना उप प्रमुख है। और प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख या चीफ एयर मार्शल बोल सकते हैं। ये क्या है?
एयर मार्शल एपी सिंह है और चीफ एयर मार्शल कौन है? तो वी आर चौधरी हैं। अगला नाम देखते हैं यहाँ पास लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। तो इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या है अभी वर्तमान में? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, अर्थात उप सेना प्रमुख, सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जबकि वर्तमान में सेना प्रमुख अर्थात वाइस हटा के यदि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलें तो कौन है? जनरल मनोज पांडे जी हैं, ठीक है। ये हुआ पूरा हमारे 10 चर्चित व्यक्तित्व हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं चर्चित स्थलों की ओर, जो हमने वैश्विक चर्चित स्थलों को छोड़ा हुआ था उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चर्चित स्थलों को, जो अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थल है। सबसे पहला नाम यहाँ लिखा हुआ है तुर्की और सीरिया। तुर्की में क्या हुआ? तुर्की और सीरिया फरवरी 2023, ठीक है, फरवरी 2023 इस दशक का सबसे तीव्र भूकंप यहाँ नोट किया गया है या दर्ज किया गया है। इस दशक का सबसे तेज भूकंप यहाँ दर्ज किया गया है कब? फरवरी 2023 में। कहाँ? तुर्की में, ठीक है। और इस भूकंप से पहले तो 4 भूकंप आए, लगभग 4 भूकंप आए तुर्की में फरवरी में, और सबसे तीव्र था इस दशक का, सबसे तीव्र था। दशक मतलब समझते हैं? दशक मतलब 2020 का दशक जो है। जैसे अभी यदि 2032 चल रहा होता तो वह 30 का दशक होता। 20 से लेकर 29 तक का यह जो दशक है वह 2020 का दशक है, और 2010 से लेकर 19 तक का वर्ष जो है 10 के दशक में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस दशक का सबसे तीव्र भूकंप दर्ज किया गया है यहाँ, सबसे तीव्र, लगभग 7.6 तीव्रता थी। और जब भूकंप से ही संबंधित बातें हो रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भूकंप नापने का पैमाना क्या है? रिक्टर से नापते हैं भूकंप को, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम में आ भी सकता है, भूकंप मापने का पैमाना कौन सा है? 2-4 ठो पैमाना दे देगा और ऑप्शन में रिक्टर भी रहेगा। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या हुआ तुर्की में। पहले तो तुर्की में भीषण भूकंप आया, 4 भूकंप आए लगभग 1 माह के अंदर, और उसके बाद ये दशक का भी सबसे तीव्र भूकंप था। तुर्की के बाद सीरिया में भूकंप आए, और जब देखिए भूकंप तो आए, ठीक है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि भारत ने यहाँ सहयोग किया और यहाँ क्या चलाया? ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त एक परियोजना चलाई ताकि वहाँ के जो भूकंप पीड़ित हैं, है ना, उनकी मदद की जा सके या उनका संरक्षण किया जा सके, राहत कार्य किया जा सके। अर्थात ये ऑपरेशन दोस्त क्या था? एक राहत परियोजना थी जो भारत के द्वारा चलाई गई। कहाँ? तुर्की में चलाई गई एक राहत परियोजना थी जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। अगला देखते हैं कोरमाडेक द्वीप समूह, यह भी भूकंप संबंधित है। कोरमाडेक द्वीप समूह भूकंप संबंधित है, यहाँ भी भूकंप दर्ज किए गए। कोरमाडेक सबसे पहले बता दें कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के पूर्व में स्थित है, ठीक है, वेलिंगटन के पूर्व में स्थित है। और यहाँ इस भूकंप जो तीव्रता दर्ज की गई, यहाँ भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई 7.1, ठीक है, 7.1 तीव्रता दर्ज की गई। इसके अलावा न्यूजीलैंड में ही पाराप्राम नामक स्थल पर 6.1 की तीव्रता दर्ज की गई, 6.1 की तीव्रता दर्ज की गई। तो इस प्रकार आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि भूकंप का पैमाना भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये करंट से जुड़ा सवाल है, लेकिन साइंस के भी सेगमेंट में पूछ सकता है इसको। तो अब देखते हैं आगे सूडान क्यों चर्चा में रहा? सभी को पता है सूडान चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ क्या चल रहा था? गृह युद्ध के कारण चर्चा में रहा। और यह गृह युद्ध क्यों हुआ? तो गृह युद्ध वहाँ दो जो सेनाएं हैं,
एक सूडान आर्म्ड फोर्सेस अर्थात सूडानी सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स, सूडान सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच नागरिक शासन संबंधी विवाद को लेकर, नागरिक शासन संबंधी जो मुद्दा है उसके ऊपर इन दोनों के बीच जो संघर्ष छिड़ गया, जिसके कारण यह राज्य यह देश जो है गृह युद्ध में घिर गया। तो यहाँ जो है भारत ने क्या किया, भारत ने यहाँ ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया गया, तो इस देश में जहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ था वहाँ फंसे हुए थे भारतीय, तो भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया, भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए, ठीक है, भारतीयों के लिए चलाया गया ये, ठीक है, वहाँ से निकालने के लिए, ताकि उस गृह युद्ध में भारतीयों को नुकसान ना हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रूस और यूक्रेन के संघर्ष के समय अब ऑपरेशन चलाया गया था, मैं चाहूँगा कि आप यदि कमेंट करें कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था यूक्रेन और रूस के संघर्ष के समय, तो कमेंट कीजिए उसको। और देखिए यहाँ पास ऑपरेशन कावेरी भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए चलाया गया था। इसमें ऑपरेशन कावेरी में भारत ने 2 चीज़ों का प्रयोग किया, एक इंडियन एयरफोर्स ने किया, इसका C-130 विमान का, और INS ने किया अर्थात इंडियन नौसैनिक शिप, है ना, इंडियन नेवी शिप ने क्या किया, किसका प्रयोग किया, सुमेधा और तेग नामक जहाज का किया। सुमेधा और तेग नामक जहाज़ों का प्रयोग किस में किया गया, तो ऑपरेशन कावेरी में। और C-130 विमान का प्रयोग किस में किया गया, तो ऑपरेशन कावेरी में। तो इस प्रकार सूडान संबंधित सभी फैक्ट हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं फिनलैंड की ओर। आगे देखते हैं फिनलैंड के बारे में क्या है फैक्ट, तो यह वर्तमान में नया नाटो में जुड़ गया है, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। जब हम संगठन पढ़ेंगे और संस्थाएं पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन, तब नाटो वगैरह के बारे में, सब के बारे में, नाटो, यूनेस्को, UNO, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखते हैं फिनलैंड किस में शामिल हुआ, नाटो में, और यहाँ का कौन सा सदस्य बन गया, तो 31वां सदस्य बन गया। इसमें ही शामिल होने के कारण रूस और यूक्रेन का संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार यह चर्चित भी रहा है। नाटो आप लोग सभी जान ही रहे हैं, परंतु फिर भी इसके बारे में बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं अब सिएटल क्या है, तो सिएटल में क्या हुआ, ये एक अमेरिकी शहर है जहाँ पहला ऐसा शहर है अमेरिका का जहाँ पूर्ण रूप से जातिगत भेदभाव प्रतिबंधित है, पूर्ण रूप से जातिगत भेदभाव प्रतिबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसा करने वाला कौन है, अमेरिकी शहर है सिएटल। और यह निर्णय किसने लिया, तो सिटी काउंसिल ऑफ किसने, सिटी काउंसिल ऑफ सिएटल ने यह निर्णय लिया कि पूर्ण रूप से जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित किया जाए, कहाँ, सिएटल में। तो इस प्रकार अब देखते हैं श्रीलंका सभी जान रहे हैं वर्तमान में किससे गुजर रहा था, आर्थिक तंगी से, अर्थात आर्थिक क्या बोला जाए इसको, आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। तो इस आर्थिक जो संकट है, इस पर आर्थिक संकट से उबरने के लिए IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, इसे $3 अरब, ठीक है, $3 अरब की राशि इसको उपलब्ध कराई, मुहैया कराई, किसने, IMF ने, ताकि वह अपने आर्थिक संकट से उबर सके। आगे देखते हैं रूस। तो रूस के बारे में हमें केवल इतना जानना है कि भारत के लिए सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का उपलब्ध कराने वाला देश है, ठीक है, आपूर्तिकर्ता देश है, किसका, कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है, रूस। और इसने फरवरी 2023 में 1.6 बैरल क्या उपलब्ध कराया, कच्चा तेल उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार हमने चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थलों को देख लिया। आगे की क्लास में हम चर्चित व्यक्तित्व पर ही रहेंगे, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व और जो महिलाएं प्रमुख रूप से
प्रथम है अभी वर्तमान में, उन पर चर्चा करना अभी बाकी है। तो आगे हम चर्चित व्यक्तित्व पर ही क्लास लेंगे। आगे तब तक के लिए धन्यवाद।